हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये है थर्ड एंड फोर्थ वीक जून 2026 के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स पूरे सप्ताह के एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले राजनीति के नाजुक फैसले, इन सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। और प्रश्न होगा कि किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद जून 2026 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। तो आंसर होगा जॉर्ज कुरियन। ठीक है, उनका दरअसल राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया था। हालांकि कानूनन उनके पास वक्त था संविधान के अनुच्छेद 75(5) के तहत कि वो 6 महीने तक वो मंत्री रह सकते थे, लेकिन लगता है कि उनको दोबारा राज्यसभा का सदस्यता मिलती नहीं, तो इसलिए अब इस्तीफा दे दिया उन्होंने। अब बात करेंगे हम लोग वायरस बीमारी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न होगा कि केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में किए गए संशोधन के तहत कफ सिरप सहित कई सिरपों की ओवर द काउंटर यानी ओटीसी बिक्री पर रोक लगाने के लिए इन्हें किस अनुसूची यानी शेड्यूल से बाहर कर दिया है? आंसर का शेड्यूल के। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कानूनी आधार ये संशोधन जो ना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की जो धारा 12 और 33 है उसके तहत किया गया। और इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 16 जून को औषधि नियम 1945 उसमें बदलाव कर दिया है। ठीक है, और इस संशोधित नियमों को ड्रग्स 5वां संशोधन नियम 2026 कहा जाएगा। तो ये क्यों बदलाव किया गया है, ऐसा क्यों किया गया है? दरअसल मामला है कि घरेलू संकट है और अंतर्राष्ट्रीय संकट भी है। आपको पता होगा कि पिछले साल अक्टूबर में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप जो दूषित थे, गड़बड़ थे, उसको पीने से कई बच्चों की मौत हो गई थी। और उसमें एक केमिकल पाया गया था, डायथिलीन ग्लाइकॉल, और उसकी वजह से किडनी फेलियर के मामले हुए थे। और दुनिया भर में भी, जैसे भारत से जो गया था गाम्बिया में, इसके अफ्रीका में, इसके अलावा उज्बेकिस्तान में, तो वहाँ पर जो है वो कप सिरप पीने से मौत हुई थी। और दुनिया भर में भारत को लेकर भारी चिंता जताई दी गई थी। तो इसीलिए अब इसको शेड्यूल के में कर दिया गया है, मतलब कि कड़े कर दिए गए हैं। कोई भी सामान्य दुकानदार बिना किसी लाइसेंस या डॉक्टर की पर्ची के ओवर द काउंटर में तब अपनी दुकान से सीधे नहीं बेच सकता है। ये है महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न होगा कि एचडीएफसी के नए अंशकालिक अध्यक्ष पार्ट टाइम चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव कुमार नियुक्त हुए हैं। 3 साल का कार्यकाल होगा। राजीव कुमार को जानते होंगे फोटोग्राफ से आप। ये पूर्व वित्त सचिव हैं और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं। ठीक है, रिटायर्ड हैं ये। तो उन्होंने के मिस्त्री की जगह ली है। अगला क्वेश्चन है कि खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए डायरेक्टर कौन है, जिनकी नियुक्ति जून में हुई है? तो महेश दीक्षित नाम है उनका। आंध्र प्रदेश कैडर के 1993 बैच के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय न्यायविद को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनी न्यायाधिकरण यानी ITLOS यानी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी उसका जज चुना गया है? तो डॉक्टर बिमल पटेल को चुना गया है। फोटोग्राफ ये रहा। तो ये है क्या ITOS? तो ये समुद्री विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्था है। स्थापना हुई थी इसकी 10 दिसंबर 1982 को। एक संयुक्त राष्ट्र का एक ऐतिहासिक समझौता था, उसी के तहत। ठीक है, औपचारिक रूप से इसको शुरुआत किया गया था, काम करना शुरू किया था इसने 1994 से। और इसको संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत बनाया गया, लेकिन ये सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र संस्था है जिसके गहरे संबंध यूनाइटेड नेशंस थे। मुख्यालय इसका हैम्बर्ग जर्मनी में है। ठीक है, 21 स्वतंत्र जज होते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी GICRE, तो उसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD कौन बने हैं? तो हितेश जोशी बने हैं। GICRE का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या है ये कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ना वो बीमा कंपनियों के बीमा का बीमा करती है। पूरा नाम इसका क्या है? GIC री इंश्योरेंस यानी पुनर्बीमा। दरअसल जब साधारण बीमा कंपनी जैसे LIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस या और भी मैक्स बूपा वगैरह वगैरह ये सब जितनी है ना, तो ये लोगों का बीमा करती है, तो उस पर भी खुद का रिस्क बढ़ जाता है।
मान लीजिए कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो ऐसे में बहुत सारे हादसे होंगे, उस वक्त कंपनी को बहुत बड़ा क्लेम देना पड़ सकता है और उससे ये दिवालिया हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। इस रिस्क यानी इस जोखिम को कम करने के लिए बीमा कंपनियां क्या करती हैं, अपने रिस्क का एक हिस्सा जीआईसी जैसे जो पुनर्बीमा कंपनी है उसको ट्रांसफर कर देती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि किस फिनटेक कंपनी के संस्थापक कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया वैश्विक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है? तो आंसर होगा क्रेड। तो इस नियुक्ति के साथ ही मेटा ने कुणाल शाह की जो कंपनी क्रेड है उसमें $900 मिलियन, लगभग 8,550 करोड़ रुपए हुए, वो फंड उसमें डाल दिया है अपना। करीब 20% हिस्सा क्रेड का उसके पास आ गया है। तो मेटा ने इनको नियुक्त किया है अपने व्हाट्सएप के लिए, क्योंकि मेटा यानी जो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है जिसके चीफ जो है मार्क जुकरबर्ग हैं, तो उनका ये मानना है कि ये जो ऐप है ना व्हाट्सएप, ये सुपर ऐप बन जाए, जैसे चीन में वी चैट है। और इसमें ये है कि जैसे कि यूपीआई की फैसिलिटी भी है व्हाट्सएप में, लेकिन लोग यूज़ नहीं करते हैं, पेमेंट, ई कॉमर्स, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये इनके पास अनुभव है इस चीज़ का क्रेडिट के ज़रिए, तो वो अब उस पर अपना काम करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो वो हैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। मुख्यालय इसका सेल का कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ओके, सेल ये क्या है? मतलब इसके पास अपनी लॉ एस भी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम से ही आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? सौरभ विजय बने हैं। सौरभ विजय कौन है? तो यूआईडीएआई के वो सीईओ भी हैं, उनके साथ साथ इनको इंडिया एआई का भी सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। अब इंडिया एआई मिशन क्या है? देखिए, स्थापना हुई थी मार्च 2024 में, 2 साल पहले, और ये भारत सरकार का 10,372 करोड़ रुपए का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और वैश्विक लीडर बनाना। और देखिए, अभी भारत एआई के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है। हम लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं अमेरिकी कंपनी पर। टेक्नोलॉजी में पूरी तरीके से एआई जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादातर, इसके अलावा चीन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं एआई, तो इसलिए भारत सरकार ने ये सब चीज़ें की हुई हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई के 2026-27 कार्यकाल के लिए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह हैं आर मुकुंदन। वो टाटा केमिकल्स के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, सीआईआई क्या है? इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, तब इसको 5 इंजीनियरिंग फर्म के रूप में जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदला गया था 1992 में। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में, और इसके 9,500 से ज़्यादा प्रत्यक्ष सदस्य हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जो कंपनियां हैं, उद्यम हैं, वो सब। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो शशि शेखर वेम्पति बने हैं। 3 साल का कार्यकाल होगा। उन्होंने किसकी जगह ली है? प्रसून जोशी की जगह ली है। प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो अब इनको बनाया गया है शशि शेखर वेम्पति का। सीबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना जो है वो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। फिल्मों को स्क्रीनिंग करना, सर्टिफिकेशन देना, काट छांट करना, ये सब इसका काम है। हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ना इसके दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन विचार चल रहा है कि इसको भी, ओटीटी को भी इसके दायरे में लाया जाए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन यानी एनएससी, उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय बने हैं। ये जो है ना वो भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। उद्देश्य ये कि आधिकारिक जो स्टैटिस्टिक्स है यानी सांख्यिकी है, प्रणाली है, उसको मजबूत करना, विश्वसनीय बनाना। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। ठीक है, तो इसका काम है जैसे ये राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी नीतियों पर सलाह देना, सरकारी जो आंकड़े हैं जैसे जनसंख्या, रोजगार, कृषि, इन सब की गुणवत्ता को देखना, सुधारना वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम हैं इसके पास। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने जून 2026 में भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद पर किसकी पुनर्नियुक्ति की है? तो कौन थे पहले से? तुषार मेहता। ठीक है, इनकी पुनर्नियुक्ति कर दी गई है अब 3 साल के लिए। एक और कार्यकाल इनको मिल चुका है।
वैसे ये पहली बार 2018 में इस पद पर नियुक्त हुए थे, फिर 2020 में, फिर 23 में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, तो अब तीसरी बार 2026 में कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये जो है ना वो सॉलिसिटर जनरल है, यानी अटॉर्नी जनरल के नीचे है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल का जो पद होता है वो संवैधानिक होता है, लेकिन इनका जो पद है ना वो वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है बल्कि वैधानिक पद कहेंगे हम। तो चलिए अब बात करते हैं डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न होगा कि भारतीय तटरक्षक बल ने पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल यानी ACVH-561 उसको बेड़े में शामिल किया, तो किस राज्य के शिपयार्ड में आयोजित समारोह में इसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा गोवा। ठीक है, गोवा, तो 18 जून को ये शामिल किया गया है। ये होवरक्राफ्ट है और इसको चोगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उसने बनाया है, स्वदेशी है। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है ना वो 6 स्वदेशी होवरक्राफ्ट की श्रृंखला का उसके मतलब खरीदा है। अनोखा है, जो शक्तिशाली लिफ्ट पंखों से ये चलता है हवा कुशन पर, और मतलब ये पानी में, कीचड़, मैदान, रेत, समुद्र तट, मार्श लैंड, खाड़ियाँ, तटीय जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, वहाँ भी चल सकता है ये। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द हटाकर फिर से क्या कर दिया है? तो वो नाम रखा है यूएस पैसिफिक कमांड। ठीक है, तो ये मतलब अमेरिका की नीतियों में बदलाव लगता है, जैसे इंडो यानी हिंद महासागर से एक तरह से उसका ध्यान, अब पूरा फोकस जो है ना वो प्रशांत महासागर की ओर जा रहा है। तो ये 18 जून को अमेरिका ने ये तय किया है। ठीक है, अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस, तो उन्होंने 2018 में, मतलब 18 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त जो रक्षा मंत्री थे जिम मैटिस, तो उन्होंने नाम बदला था, पैसिफिक कमांड का नाम इंडो पैसिफिक किया था। अब पेंटागन ने कह दिया कि अब हम बदल रहे हैं नाम। हालांकि उसका कहना है कि हम मतलब केवल औपचारिकता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अच्छा, अमेरिका जो ना उसके जो कमांड है वो दुनिया में, मतलब दुनिया भर में एक तरह से फैले हुए हैं, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों को बांट के चलता है। इसके लिए उसने 11 कमांड बनाए हुए हैं, इसमें से 6 स्ट्रेटजिक हैं यानी रणनीतिक और भौगोलिक, और 5 फंक्शनल हैं। तो यूएस पैसिफिक जो था ना, इंडो पैसिफिक, वो स्ट्रेटजिक कमांड का हिस्सा है, और ये अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कमांड में से एक ही, एशिया और प्रशांत महासागर इलाके में एक्टिव है ये। ठीक है, तो नाम बदल दिया गया है। तो अब इसका मतलब यही है कि अमेरिका का जो ध्यान है अब पूरी तरह से प्रशांत महासागर की ओर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि इंडियन नेवी ने किन हेलीकॉप्टर के प्रतिष्ठित बेड़े INAS 330 द हार्पून को 36 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया? तो इसको कहते हैं सी-किंग MK-42B। जून में कबाला में स्थित जो पश्चिमी नौसेना कमांड बेस है, तो वहीं से INS शिकारा से इसको जो है ना वो रिटायर कर दिया गया है। लंबे समय तक इसने सेवा दी थी नेवी में। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सैन्य अभ्यास से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और डेली के वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करता हूँ, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि जून 2026 में किस देश के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी के साथ भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ों के मतलब उसने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा सेशल्स। तो फ्रंट लाइन स्टेल्थ फ्रिगेट है INS तारकश और INS इच्छक, तो उसने हिस्सा लिया इसमें। इसके अलावा वायुसेना का एक विमान भी वहाँ पर गया था, भारतीय सेना की टुकड़ी भी वहाँ पर गई थी। ठीक है, तो यह है महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 में भारतीय सेना ने हिस्सा लिया, तो यह किस देश में आयोजित किया गया था खान क्वेस्ट? तो आंसर होगा इसका मंगोलिया। ठीक है, तो जून में ये आयोजित किया गया था, मंगोलिया की राजधानी जो है ना उलान बटार, वहाँ पर। और इसमें 20 से ज़्यादा देशों की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था। मंगोलिया की अगर बात करेंगे, उसकी राजधानी क्या है? उलान बटार है। मंगोलिया जो है चीन और रूस के बीच में है, यहाँ पर है ये, लैंड लॉक्ड कंट्री कहेंगे हम इसको। ठीक है, मुद्रा यहाँ पर चलती है तोगरोग मुद्रा पर चंगेज खान का फोटो लगा हुआ है, और इसके अलावा दामदिन
सुख बातर का फोटो लगा हुआ है। यहाँ के राष्ट्रपति जो है ना वो हैं उख नागिन सुरेल सुख। ठीक है, आबादी करीब 35 लाख के आसपास है, 35 लाख से ज़्यादा है थोड़ा। भाषा यहाँ पर मंगोलियाई बोली जाती है। पड़ोसी देश उधर रूस है उत्तर में, और इसके दक्षिण में चाइना है। और अब बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न होगा कि किस खिलाड़ी ने अंजू बॉबी जॉर्ज के 22 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़कर 6.88 मीटर की छलांग का नया जो है ना वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा एनसी सोजन। ठीक है, तो वो केरल के त्रिशूर से आती हैं वो, और भुवनेश्वर में चल रहा था नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो उसी में इन्होंने ये शानदार छलांग लगाई। अगला क्वेश्चन है कि किस टीम के क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड। अभी जून में उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि 6 फीफा विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये उपलब्धि उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल की उज्बेकिस्तान पर जो जीत हुई थी ना उसी दौरान ये किया। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी तो लियोनेल मेसी बने हैं। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट प्रश्न, 200वां T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। तो 21 जून को उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना 200वां मैच खेला था, और ऐसा करने वाली वो पहली खिलाड़ी बनी है वो दुनिया के। अगला क्वेश्चन है इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड समारोह 2026 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। ठीक है, ये जो है ना वो आयोजन वो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया उसकी ओर से किया गया था, उसी में अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट 2025 का खिताब किसे मिला? वर्ष 2026 में मिला है। आंसर का पारुल चौधरी, मेरठ के हैं ये, और फ्रांस में आयोजित 5000 मीटर दौड़ में उन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था उस वक्त। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड समारोह में बेस्ट इमर्जिंग मेल प्लेयर किसे चुना गया? तो शहनवाज खान को चुना गया। 19 साल के एथलीट है शहनवाज खान, लॉन्ग जंपर हैं वो, लंबी कूद के खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड समारोह में बेस्ट इमर्जिंग फीमेल प्लेयर किसे चुना गया? पूजा सिंह को चुना गया। 19 साल की पूजा सिंह है, लॉन्ग जंपर हैं ये, हरियाणा की हैं ये मूलतः। ठीक है, तो इस दौरान अवार्ड में ना कई सारे मतलब इस समारोह में कई अवार्ड दिए गए, पूरी लिस्ट भी यहाँ पर दे दी है मैंने। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट पारुल चौधरी, वर्ष की वर्ष के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट नीरज चोपड़ा, उभरती हुई एथलीट महिला पूजा, उभरते हुए एथलीट पुरुष ये शहनवाज खान, सर्वश्रेष्ठ कोच परवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ प्रायोजक रिलायंस फाउंडेशन, ये बाकी अवार्ड है। पीडीएफ में सब कुछ दे दिया गया है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर, वो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिन लोगों ने ये बैच लिया हुआ है तो करंट अफेयर्स का वो डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH नेशंस कप 2026 खिताब किसने जीता? भारत ने जीत लिया है 21 जून को फाइनल मुकाबले में। मेजबान था न्यूजीलैंड, तो उसी को हराकर, न्यूजीलैंड में ही आयोजन हुआ था, उसी को हराकर भारत ने यह खिताब जीता है। ठीक है, तो ये जो है वो दूसरी बार जीता गया है, इससे पहले 2022 में भी भारत ने ये खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष या महिला T20 इंटरनेशनल में 600 चौके पूरा करने वाली दुनिया की पहली प्लेयर तो वो स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना ने ये शानदार अचीवमेंट हासिल किया है। और अब बात करेंगे अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सबके लिए। और पसंद आ रहा हो, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, और ये पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा जरूर। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि सेशल्स के सर्वश्रेष्ठ सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, तो उनको ये सम्मान दिया गया। ओके, तो ये ब्लू इकॉनमी वगैरह
जलवायु परिवर्तन में जो काम किया है इसके लिए। सेशल्स के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी, उन्होंने ये अवार्ड उनको दिए हैं राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने की मतलब उपलक्ष्य पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास दिया गया? तो आंसर को स्लोवाकिया। ये 14-15 जून को स्लोवाकिया की यात्रा पर थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसी के दौरान स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, तो वहीं पर ये अवार्ड दिया गया है उनको, ठीक है, स्लोवाकिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया? तो 12, ठीक है, 12 को चुना गया है। और ये कौन कौन है तो उसकी लिस्ट यहाँ पर है। जगदम्बिका पाल, पीपी चौधरी, निशिकांत दुबे, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, प्रवीण पटेल, विद्युत बरन महतो, लंबू राम चौधरी, डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा, स्मिता उदय वाघ, नरेश गणपत महस्के, डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी, नरहरि अमीन। तो इन सबको ये जो है ना वो संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा संसदीय समितियों को भी अवार्ड दिया गया। संसदीय समिति को जो अवार्ड दिया गया उसमें कृषि समिति है, वित्त समिति है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति है और कोयला एवं खान समिति है। तो ये 4 समितियों को भी अवार्ड जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने तेल रिफाइनिंग कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसको इनमें से कौन सा दर्जा दिया है? नवरत्न का दर्जा दिया है। 28वीं ये नवरत्न बन गई है ये कंपनी। अगला क्वेश्चन है वुल्फ पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर जनेंद्र के जैन को, उनकी क्रांतिकारी खोज कंपोजिट फॉर्मिओन्स उसके लिए दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इंडेक्स सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न आपके सामने है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो आंसर होगा इसका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी ये MIT अमेरिका में स्थित है और दुनिया का सबसे बेहतरीन ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट माना गया। 15वें साल लगातार पहले पायदान पर ये इंस्टीट्यूट जो है ना वो है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर ये देख रहे हैं आप इंपीरियल कॉलेज लंदन है, तीसरे पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका का, चौथे स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके का और 5वां है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंक मिली? यहाँ पर भारत की बात हो रही है। आंसर होगा IIT दिल्ली। इसका जो वैश्विक रैंक है दुनिया भर में वो 118 है, ठीक है। तो ये है बात। और भारत के अगर टॉप संस्थान देखेंगे तो IIT दिल्ली है, उसके बाद IIT बॉम्बे है, फिर IIT मद्रास है, फिर IIT खड़गपुर, IISc बेंगलुरु, IIT कानपुर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, IIT रुड़की है, IIT गुवाहाटी है और शुलिनी यूनिवर्सिटी है। तो ये रैंक देख रहे हैं 118 से 452, तो ये रैंकिंग देख रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में टॉप 200 की लिस्ट में भारत के किन संस्थानों को शामिल किया गया है? तो आंसर क्या होगा इसका? A और B दोनों, यानी IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास, इन सबको शामिल किया गया है टॉप 200 में। तो टॉप 200 में जो आप लिस्ट भी देख रहे हैं ये हो गया 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 उसमें टॉप 1500 में भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल हैं? 52 इंस्टीट्यूट को इस बार जगह मिली है। अगला क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन की 2026 की खेल जगत के 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंधाना है, ठीक है, स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन दो एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिक्स वर्साए 2026 की सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? B और C दोनों, यानी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई एयरपोर्ट असम। तो ये दोनों के दोनों ये हैं, ठीक है। तो इनको प्रिक्स वर्साए में शामिल किया गया है। ये जो अवार्ड है ना, ये वहाँ की जो वास्तुकला है, आर्किटेक्चर है, वो उसके आधार पर ये अवार्ड जो है ना वो दिया जाता है,
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो होगा साइंस एंड रिसर्च। अगला क्वेश्चन है साइंस एंड रिसर्च से। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम 15 वर्ष आयु निर्धारित करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो उसी ने 18 जून को जो है ना वो नया नियम पारित करके ये तय कर दिया है कि 15 वर्ष मिनिमम है, उससे कम के जो बच्चे हैं वो नहीं देख पाएंगे। सेफ्टी फीचर्स भी लगेंगे अगर 15 से जो है ना 16 वर्ष के अगर बच्चे देख रहे हैं तब भी। यूएई जो देख रहे हैं मैप में यहाँ पर है और इसकी राजधानी अबू धाबी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन ने किस आयु से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया? तो 16 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों पर बैन लगा दिया है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अब बात करेंगे हम लोग निधन से रिलेटेड, जो महत्वपूर्ण लोगों के हुए हैं उन सबसे रिलेटेड। क्वेश्चन होगा कि भौतिक विज्ञानी फ्रांसवा एंगलर्ट, उनका निधन हो गया 18 जून 2026 को। तो उन्हें किस खोज के लिए 2013 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो ना पीटर हिग्स के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था? यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लीजिए, निधन हुआ है तो 2013 में ये अवार्ड क्यों मिला था? तो आंसर का हिग्स बोसोन कणों की खोज के सिद्धांत के लिए। हिग्स बोसोन कण जिसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, इसके लिए उनको मिला था और ये काफी मतलब चर्चित व्यक्ति रहे हैं। और अब बात करते हैं हम लोग, क्या बात करेंगे हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर कि किस देश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अल्डाब्रा जॉइंट कछुए को देखा जो दुनिया का सबसे पुराना जीवित स्थलीय पशु है? आंसर क्या होगा? ये सेशल्स। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे सेशल्स में और वहाँ का जो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है उसमें उन्होंने आधिकारिक यात्रा की। ये जो है ना वो कहाँ पर स्थित है? तो अल्डाब्रा एटोला नामक एक द्वीप है, वहीं पर सेशल्स में ये है। सेशल्स में पाया जाने वाला जो अल्डाब्रा विशाल कछुआ है वो पृथ्वी के सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजातियों में से एक है। इनमें से कुछ तो कछुओं का इतिहास 2 शताब्दियों से भी अधिक पुराना है, यानी 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ठीक है, तो हालांकि कई सारे न्यूज़पेपर ने ना यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अल्डाब्रा जॉइंट कछुए की जगह जोनाथन टोटोइस का जिक्र कर दिया था, जो कि गलत है। जोनाथन टोटोइस जो है ना वो सेशल्स नहीं बल्कि ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है, सेंट हेलेना द्वीप, तो वहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है ना वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये अल्डाब्रा जॉइंट कछुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, सुपर अल नीनो किस महासागर से संबंधित जलवायु घटना है जिसका असर भारत पर भी देखा? आंसर होगा प्रशांत महासागर। ठीक है, तो अल नीनो से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं और ये तो सुपर अल नीनो है। ठीक है, एक तो बेसिक चीज आप समझ ली कि अल नीनो और ला नीना वो अंतर क्या है, लेकिन उससे पहले आप समझ ली कि अल नीनो सुपर अल नीनो क्या है। सामान्यतः क्या होता है कि अल नीनो जो है ना वो प्रशांत महासागर क्षेत्र के भूमध्य रेखा यानी इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन, समुद्र के उसमें समुद्र के जो सतह है ना उसका तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, ये 2 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है, तो इसको सुपर अल नीनो कहा जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, सामान्य दिनों में क्या होता है ना कि जो गर्म पानी है, मतलब समुद्र का जो प्रशांत महासागर क्षेत्र का जो पानी है, इस तरीके से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये समंदर है ना, ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका है, इधर ये ऑस्ट्रेलिया है और बाकी ये देश ये सब दिख रहे हैं। तो सामान्य स्थिति में क्या होता है कि जो हवा है ना, जो ट्रेड विंड्स है वो इधर से आपको पेरू के तट से और ऑस्ट्रेलिया की ओर इस तरफ की ओर जाता है, तो गर्म हवाएं इधर से आगे बढ़ती हैं। अल नीनो और सुपर अल नीनो में क्या होता है कि गर्म पानी जो है ना और हवा वो इस तरफ से इस तरफ की ओर आती है, पेरू के तट की ओर आती है, तो मतलब चक्र उल्टा हो जाता है। और सुपर का मतलब कि और ज़्यादा तेजी से ये आगे बढ़ता है, तो इसलिए क्या उसका असर बहुत ही भयानक होता है। अच्छा, ये एक अल नीनो होता है, एक ला नीना होता है।
अल नीनो में मैंने आपको बताया कि गर्म होकर ये जो हवाएं हैं और जो समुद्र का जो पानी है वो इस तरफ की ओर चलता है, पेरू के तट की ओर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये ऐसी स्थिति होती है अल नीनो में जिससे मतलब सूखा पड़ता है। और जबकि ला नीना में विपरीत होता है, तो पानी अत्यधिक ठंडा होता है जिसकी वजह से भारत में बहुत बारिश होती है ला नीना में। ठीक है, ला नीना जो इधर चलेगा, मतलब ला नीना जो होगा वो पेरू के तट से इस तरफ चलेगा और वो ठंडा होगा थोड़ा, तो वो ला नीना हुआ। और सामान्य स्थिति में भी तो, और सुपर एल नीनो में क्या होगा, ये इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया से हवा जो है ना वो इस तरफ पेरू के तट की ओर चलेगा। ठीक है, और ये हर 3 से 7 साल के अंतर में ये ऐसा होता ही है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और एग्जामिनेशन में आपके बहुत ही पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके सामने है कि किस नॉर्थ ईस्ट राज्य में लिंक्स मकड़ी की नई प्रजाति पाई गई? तो मेघालय में। मेघालय के जो पूर्वी खासी हिल्स जिले हैं उसी के एक गांव में माललिंगोट गांव है, वहीं पर ये पाया गया है। जेडेसाई ने इसकी खोज की है। और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा आप। ओके, चलिए क्वेश्चन होगा कि पहली बार किस भारतीय को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो विवेक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। 2026-27 के लिए, एक साल के लिए इनको उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वो 1994 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं वो। ठीक है, एफएटीएफ के बारे में जानते हैं। स्थापना हुई थी 1989 में पेरिस में आयोजित जो G7 शिखर सम्मेलन था उसी के दौरान। मुख्यालय इसका पेरिस में है, फ्रांस में। और तो इसके 40 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, तो उसका पहला मध्य एशियाई सदस्य देश कौन बना है? तो उज्बेकिस्तान बना है। जून में औपचारिक रूप से एनडीबी का शेयर धारक बन गया। वो उज्बेकिस्तान जो है ना वो 10वां सदस्य बना है एनडीबी का। एनडीबी इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, पहले इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिक्स देशों उसके द्वारा स्थापित है, लेकिन बाकी दूसरे देश भी इसके बनते हैं मेंबर्स। ठीक है, उज्बेकिस्तान जो देख रहे हैं आप, ये रेड कलर में जो है, इसकी राजधानी है ताशकंद। राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव। मुद्रा यहाँ पर चलती है उज्बेक सुम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन फ्रांस के किस शहर में हुआ, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अतिथि के तौर पर शामिल हुए? तो एवियोन में हुआ। पूरा नाम है इसका एवियोन ले बैन। तो वहीं पर यह आयोजन किया गया। ये 52वां शिखर सम्मेलन था। मेजबान फ्रांस था और आयोजन स्थल एवियोन था। नाम आपको याद रखना है एवियोन। ये 15 से 17 जून को आयोजित किया गया था और इस बार की थीम थी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करना। सदस्य देश जो है ना वो G7 के वो कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। और आमंत्रित जो देश थे, तो फ्रांस ने क्या किया, मतलब जो होस्ट करता है ना वो दूसरे देशों को बुलाता है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को। तो भारत, ब्राज़ील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, इन सबको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था ये। ठीक है, और भारत की 13वीं बार भागीदारी हुई है G7 समिट में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार वो इस बार गए थे। ठीक है, तो इस बार के जो G7 समिट हुई है उसमें ये 6 प्रमुख स्तंभ भी तय किए गए थे। संतुलित साझा आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पर नया सर्वसम्मति ढांचा, क्रिकेट मिनरल्स पर मूल्य श्रृंखला मजबूत करना, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, ड्रग तस्करी और संगठित अपराधों के खिलाफ लड़ाई, कैंसर के खिलाफ वैश्विक जंग, ये सब जो है ना वो तय किया गया था। और कई सारे मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन बहुत सारी सहमति, जैसे यूक्रेन को सहयोग दिया जाएगा, रूस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, इस तरह के कई सारे जो फैसले हैं वो लिए गए हैं।
क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन बनाया जाएगा, मतलब कि चीन का जो एकाधिकार है इस पर, उसको कम करने के लिए। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एआई पर भी विवाद वहाँ पर हुआ। यूरोपीय देश ये कह रहे थे कि एआई सिर्फ जो और सिर्फ अमेरिकी प्रभुत्व का वो हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि बाकी देश को भी एआई पर नियंत्रण और वो भी आगे बढ़ सकें, इस पर भी काम होना चाहिए। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, विदेश को एक तरह से दो हिस्सों में बांटा हुआ था मैंने। एक तो था अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एक फॉरेन रिलेशन, एक तरह से अलग से। तो यहाँ क्वेश्चन होगा कि किस देश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कैबिनेट का दर्जा दिया गया है? तो बांग्लादेश में। ठीक है, तो गृह मंत्रालय ने ये जो है आदेश जारी किया है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी वरीयता क्रम में केंद्रीय कैबिनेट के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वरीयता अनुक्रम, टेबल ऑफ प्रेफरेंस का मतलब भारत सरकार का एक आधिकारिक प्रोटोकॉल है जो तय करता है कि सरकारी या कूटनीतिक स्तर पर किसी मतलब किस पद के व्यक्ति का क्या स्थान होगा। ठीक है, तो ये केवल हालांकि औपचारिक चीज़ों के लिए है, आधिकारिक प्रोटोकॉल के लिए है। वहाँ जो समारोह होंगे, बैठकें होंगी, उसमें वो ऊपर के लेवल की ओर कैबिनेट मंत्री के लेवल पर वहाँ पर जा सकेंगे, बैठ सकेंगे। ये उनको व्यक्तिगत दर्जा है, दिनेश त्रिवेदी को दिया गया है। उनके एक कार्यकाल के लिए वो जो वहाँ राजदूत हैं बांग्लादेश में भारत के, उसके लिए दिया गया है, अन्य वक्त के लिए नहीं रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 में किस देश के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए? कौन? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर पीएम होगा। तो आंसर क्या होगा? सेशल्स। सेशल्स में वो गए थे आधिकारिक यात्रा पर, और वहाँ के जो राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हैरमनी, उन्हीं के निमंत्रण पर वो आए थे वहाँ पर। ठीक है, सेशल्स को अगर देखेंगे वो कहाँ पर है, तो ये पूर्वी अफ्रीका के तट से दूर इस लोकेशन के पास में है। ठीक है, सेशल्स, और इसकी राजधानी विक्टोरिया है। आबादी, यह अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे छोटा सा देश है, लगभग 1 लाख ही इसकी आबादी है। सेशल्स रुपया यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं कि ये सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? विपुल नाम है उनका, अनुभवी राजनयिक हैं वो। ओमान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? प्रशांत पीसे बने हैं वो, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं वो। अगला क्वेश्चन है कि यूएसए और ईरान के बीच में युद्ध खत्म करने के लिए जो अंतरिम समझौता हुआ था, एमओयू साइन हुआ था, उसमें किस तीसरे देश के परमेश्वर ने मध्यस्थ की भूमिका में सिग्नेचर किया? आंसर होगा पाकिस्तान। हालांकि ये जो है ना वो बहुत दिन चल नहीं पाया, कुछ ही दिनों में ही ये जो संधि थी, ये जो एमओयू था, संधि नहीं एमओयू कहिए, वो टूट गया और अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से घमासान चल रहा है। अब फिर जब ख़त्म होगा तो होगा। मुख्य तौर पे इसमें 14 पॉइंट थे जिस पर ये मतलब समझौते हुआ था, लेकिन वो सब कुछ टूट गया, फिर से एमओयू होने जा रहा है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय देश ने जन्म संग्रह में अपने देश की आबादी को 2050 तक 10 मिलियन तक सीमित रखने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया? आंसर होगा स्विट्जरलैंड। ये जून में जनमत संग्रह हुआ था और उसके बाद ये खारिज कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, ये स्विट्जरलैंड जो है ना वहाँ पर अलग तरह की लोकतंत्र अलग तरह का है। स्विट्जरलैंड यूरोप में है और लैंड लॉक्ड देश है। यहाँ पर राजधानी नहीं है कोई, लेकिन बर्न ही यहाँ के मतलब वास्तविक संघीय राजधानी के रूप में काम करता है। और यहाँ जो है ना जो राजनीतिक व्यवस्था है अनोखी है। यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र काम करता है। मतलब ये हुआ कि जनता केवल नेताओं को चुनकर शांत नहीं होती जैसे भारत की तरह कि 5 साल हमने चुन दिया तो 5 साल तक वो राज करेंगे, मौज करेंगे और कहेंगे कि हम तो करेंगे, हम तो जनता ने 5 साल के लिए चुना है हमको। बल्कि क्या होता है कि देश की जो कानून और नीतियां हैं उस पर अंतिम मुहर वहाँ की जनता लगाती है। ये जनमत संग्रह वगैरह जो है ना उसी का लोकतांत्रिक चीज़ों का ये हिस्सा है वहाँ का। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अब आगे बढ़ते हैं और ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। और दोस्तों
पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा इस वीडियो को। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की शिलालेख शाखा द्वारा किस टाइगर रिजर्व से दूसरी शताब्दी ईसा से लेकर 16वीं शताब्दी ईसा तक के प्राचीन शिलालेखों का कलेक्शन खोजा गया? तो नल्ला माला टाइगर रिजर्व। तो एएसआई ने ये ढूंढा है 13 जून को। ये आंध्र प्रदेश का नल्ला माला टाइगर रिजर्व में सर्वे वगैरह किया गया था, तो उसी में ये मतलब बहुत ही पुराना अलग अलग लिपियों में लिखा हुआ मिला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं जीआई टैग से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। किस राज्य के इंदौरी मालवी आलू को जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश के। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस इलाके के सर्दियों के व्यंजन गराडू को जीआई टैग दिया गया है? तो मालवा का। गराडू जो है ना एक कंद है और इसको डीप फ्राई किया जाता है और खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस जिले और राज्य के क्षेत्र सैलाना के बालम खीरे को जीआई टैग दिया गया? रतलाम मध्य प्रदेश। ये अलग तरह का खीरा होता है देखने में। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर की खोरसानी इमली को जीआई टैग मिला है? मांडू। ये जिला जो है ना वो धार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को जीआई टैग दिया गया? त्रिपुरा। त्रिपुरा का सारिंदा है, ये तो देख रहे हैं आप, पारंपरिक वहाँ आदिवासी समुदाय इसको बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किन दो राज्यों के बांस शिल्प यानी बैम्बू क्राफ्ट को जून 2026 में अलग अलग जीआई टैग दिया गया? तो असम और झारखंड, उन दोनों को अलग को। असम का जो बांस शिल्प है ना वो वहाँ की मतलब आर्थिक विरासत और सांस्कृतिक जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसका एक प्रमुख हिस्सा है। और झारखंड का जो बांस शिल्प है वो प्राचीन और वहाँ की आदिवासी कला है। ठीक है, तो ये जीआई टैग जो है ना वो दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। कार्बी आंगलोंग हथकरघा उत्पाद को जीआई टैग दिया गया, तो ये किस राज्य का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? तो असम का है। असम का कार्बी आंगलोंग जिले में लोग स्वदेशी बुनकर बुनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के वाद्य यंत्र बिहू पेपा को जीआई टैग मिला है? असम का बिहू पेपा। ये भैंस के सींग और बांस के छोटे टुकड़े से बना हुआ एक हॉर्न पाइप होता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के देवड़ी हथकरघा उत्पाद को जीआई टैग मिला? जो देवड़ी जनजाति द्वारा पीढ़ियों से बुने जाने वाली पारंपरिक हस्तशिल्प है, तो असम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले की प्रसिद्ध पारंपरिक भगैया साड़ी और फैब्रिक को जीआई टैग मिला है? तो गोड्डा के। गोड्डा का है ये, काफ़ी वहाँ चर्चित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले की कुचाई सिल्क साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो सरायकेला खरसावां उसको मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य के टसर सिल्क साड़ी उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो है झारखंड। टसर सिल्क जो है झारखंड जो है ना वो सबसे बड़ा उत्पादक है ये टसर सिल्क का। टसर ना कीड़ा होता है उसी से बनता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले की पंची या पंचो साड़ी फैब्रिक को जीआई टैग मिला है? तो दुमका का है। अगला क्वेश्चन है कि असम के किस जिले की मिठाई केसरिया कलाकंद को जीआई टैग दिया गया है? तो कोडरमा। ये झुमड़ी तलैया वहाँ का है, ये दूध से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की लुप्त प्राय होती शिल्पकला डोगरा क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया? तो ये झारखंड। ये वहाँ की आदिवासी कला है, करीब 4000 साल पुरानी कला ये मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जनजाति की पारंपरिक कठपुतली कला चादर बदौनी और परिधान है दुमका चादर, उसको जीआई टैग दिया गया? तो संथाल। ठीक है, संथाल की है। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा आदिवासी समुदाय द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध किस राज्य के मुंडा आभूषण को जीआई टैग दिया गया है? तो झारखंड का है ये मुंडा आभूषण। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के प्राचीन आदिवासी चित्रकला परंपरा जादू पटुआ उसको जीआई टैग दिया गया? तो झारखंड। ये संथाली जनजाति से जुड़ा हुआ ये है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के बरौनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? तो झारखंड की। ठीक है, ये संथाली वहाँ की संस्कृति का है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की सदियों पुरानी हस्तकला 52 बूटी साड़ी को फैब्रिक को जीआई टैग दिया गया है? तो है नालंदा। ठीक है, नालंदा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा वो जो 52 ये जो 52 बूटी साड़ी फैब्रिक है ना,
ये मतलब भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की पत्थर शिल्प को जीआई टैग दिया गया? गया जी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की प्राचीन लोक कला पीडीएफ पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? भोजपुर की। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चंस होंगे वो कौन से होंगे? वो दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वो देख लेते हैं हम। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून को मनाया जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाया जाता है। ऐसे एमएसएमई डे कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम है प्रशासनिक डेटा की क्षमता को अनलॉक करना। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है और थीम है मानवाधिकारों पर ध्यान केंद्रित करें। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संविधान हत्या दिवस मोदी सरकार के द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम है स्वस्थ उम्र बढ़ाने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 23 जून को और थीम है आप ऐसा कर सकते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। थीम है जब तक हम सुरक्षित ना हो जाएं। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो 18 जून को मनाया जाता है ये। ठीक है। राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जून को। केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवैल नारायण पणिक्कर उनके सम्मान देने के लिए। संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो वो 19 जून को मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है 19 जून को। थीम है जीवन रक्षा अंतर को कम करना, सिकल सेल से में समानता। ठीक है, सिकल सेल रोगों में समानता। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबिलिटी गैस्ट्रोनॉमी यानी टिकाऊ पाक कला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जून को मनाया जाता है ये। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और इसका पीडीएफ अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स का बैचेज लिए हुए हैं वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाय।